Hello guys, class 10th. You are studying about the manufacturing industries in agriculture, the sixth lesson. You have completed all these topic, है ना? After this, question and their answer आज हम करा रहे हैं और many of these questions जो आपके सारे questions इसी टॉपिक से रिलेट करेंगे. All these questions belonging to your NCERT and your notes एंड जितने भी जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी पेपर से बिलोंग करते हैं 100%. एक दो क्वेश्चन इधर उधर होते हैं लेकिन मोस्टली जो डिपेंडेंसी होती है सीबीएसई की वो एनसीईआरटी बिलोंग करता है. तो एनसीईआरटी बेस मैंने पूरा करवा दिया है ये लेसन. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेक्टर डू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल्स. तो इसका आंसर अभी बच्चों ने बताया था बिलोंगिंग टू द सेकेंडरी सेक्टर. ऑल दीज मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल हो, चाहे वो फूड प्रोडक्ट हो, चाहे भी कुछ भी में इलेक्ट्रॉनिक हो, ऑल दीज जो है मेकिंग की जो सामान है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो सेकेंडरी या द्वितीय क्षेत्र में बिलोंग करते हैं. सेकेंड इज हाउ हैज द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर. किस तरीके से एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को बूस्ट करती हैं. यू नो दैट अबाउट डिफरेंट टाइप और high profile HYB seeds made in the inside of the industry, agro industry, different type of the fertilizer, है ना, नाइट्रोजीनियस एंड फास्फोट, जितने फास्फेटिक जो भी यूरियाज और डीएपी होते हैं, ये मेनली भारत में उत्तर प्रदेश में इसकी अच्छी वो है कहना चाहिए कि फैक्ट्रियाँ कुछ पब्लिक में हैं, कुछ प्राइवेट में भी हैं. तो ये जो फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराता है, अच्छे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड प्रोवाइड कराता है. इसके साथ साथ एक चीज़ और हम बता दें इसमें कि इसमें HYB सीड के साथ साथ और भी फैसिलिटीज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मशीन्स, टूल्स, ऑल्सो द जो ट्रैक्टर्स होते हैं, थ्रेसर्स होते हैं, हार्वेस्टर्स होते हैं, ये टूल्स हैं सारे, ये भी मतलब मार्केट से कम प्राइस पर गवर्नमेंट के द्वारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो जो है एग्रो सोसाइटी वगैरह होती हैं तो आप दे देती हैं उससे. तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कैसे भी एग्रीकल्चर को बूम करती हैं. और ये दोनों डिपेंडेंस होते हैं एक दूसरे से. डिपेंडेंस इसलिए होते हैं क्योंकि डिपेंडेंसी इसलिए क्योंकि अगर एग्रो इंडस्ट्रियाँ हैं, जब एग्रो इंडस्ट्रियाँ हैं तो एग्रीकल्चर बूम कर रहा है, और जब एग्रीकल्चर है तो एग्रो इंडस्ट्रियाँ हैं, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट है बेटा एक दूसरे के. ये क्वेश्चन मेनी टाइम्स रिपीट हुआ है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ईच अदर, सेटिस्फाई दिस स्टेटमेंट. तो कहेंगे हाँ डेफिनेटली दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो रिसोर्स वो हैं एग्रीकल्चर हैं उन्हें अच्छे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर और HYB सीड चाहिए, मशीन्स चाहिए, ठीक है. लेकिन अगर एग्रीकल्चर ना होगा तो इनका यूटिलाइज कहाँ होगा. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट फिर इंसेक्टिसाइड की जरूरत कहाँ पड़ेगी. चूहा मारेंगे घर में बस, और क्या बताइए. कहाँ पे यूरिया और नाइट्रोजीनियस और फास्फोटिक हम कहाँ पे प्रयोग करेंगे. जाने कहाँ, कहीं नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर ही नहीं कर रहा है. तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को बूस्ट करती है तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर बढ़ावा देता है और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियों को जो है सुरक्षा देता है. कौन, कृषि. तो दे डिपेंडेंट है, दोनों पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. अगला क्वेश्चन रहेगा which sector is considered to be backbone of the development. Which sector considered as a backbone of the development. which sector को बैकबोन कहा गया है. एक क्वेश्चन होगा which sector बैकबोन बोला गया है, ऐसा बोल दीजिए बैकबोन. इस तरीके से कौन सा सेक्टर को बैकबोन कहा गया है किसी देश की इकोनॉमी में. कंसीडर टू बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट, बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट. बताइए, आंसर दीजिए. कौन सा सेक्टर है जो विकास के रास्ते में आता है और उसे हम बहुत उसका स्वागत करते हैं. कौन सा सेक्टर है ऐसा जिस सेक्टर में हम बहुत बड़े स्तर पे, इन विच सेक्टर बैकबोन कहा गया है हिंदुस्तान के या किसी देश के
विकास में। पूजा प्राइमरी सेक्टर को नहीं कहते हैं, और ऋतिक क्वेश्चन बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग है इसका आंसर। मैन्युफैक्चरिंग जो है डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ये बात सही है कि हम भाई इसमें प्राइमरी इसलिए नहीं है कि प्राइमरी से हम डायरेक्टली यूटिलाइज करके अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। समझ में आ रही बात? इस पे हम डेवलपमेंट नहीं करते, जीवन तो बचा सकते हैं प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली रिसोर्स का यूटिलाइज करके। सो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंस, बहुत आवश्यक है, लीड रोल में है प्राइमरी। बट आई वांट डेवलपमेंट, तो जब किसी देश का विकास करना है तो अब हम रॉ मटेरियल से प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त रिसोर्स से क्या बनाएंगे? कंप्लीट प्रोडक्ट बनाएंगे। सो वी इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ कहना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग। जब हमारे अंदर इंक्रीज हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी, तो एबल टू एक्सपोर्टिंग फ्रॉम हियर टू देयर। डेफिनेटली भाई, ये हमने एक चीज हमने और कहा था कि कोई देश एक्सपोर्ट खूब करता है तो वो देश डेवलप्ड हो जाता है। एक्सपोर्ट के साथ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट या कंप्लीट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, तो कंप्लीट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाला देश ज्यादा तरक्की कर लेता है। डेफिनेटली तो वही तो है कि मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। इज इट क्लियर? इसीलिए इसका आंसर होगा मैन्युफैक्चरिंग। इस मैन्युफैक्चरिंग को पूरे दुनिया के देशों का बैकबोन कहते हैं, किसी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, क्योंकि अपार रिसोर्स होने के बावजूद हम डेवलप्ड नहीं हो सकते जब तक हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अच्छे बच्चे हैं, खूब भीड़ है, उन्हें एजुकेट नहीं किया गया, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग, उन्हें अच्छी स्किल नहीं दी गई, तो व्हाट इज द रिसोर्स, यूज ऑफ द रिसोर्स? वो तो रिसोर्स बने रहेंगे, खाएंगे और सोएंगे बस। यू आर स्टडिंग, यू आर टेकिंग ट्रेनिंग, यू हैव द स्किल, इंटेलिजेंसी, ये भी तो जरूरी है, बताओ भैया, ठीक है ना? तो आप पर जो मैन्युफैक्चरिंग, कई बार बोला गया है कि आप पर जो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो फ्यूचर में आउटपुट होगा, एक बहुत ह्यूज अमाउंट में आउटपुट आप देंगे अपने देश को, अपने पेरेंट्स को और अपने जो है घर को। तो इसीलिए ये आप केवल इन्वेस्टमेंट है, पैसा का इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपके ऊपर, आफ्टर सम टाइम आप जो है तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग को मान लिया गया है इंपॉर्टेंट सेक्टर, ठीक है? इसके बाद how will our country be able to complete the international market? How will our country be able, how कैसे हम करते हैं, how will our country be, our country we, how will our country we, किस प्रकार able to complete in the international trade, able to complete इंटरनेशनल ट्रेड, आईटी ट्रेड लिख लो, यानी आईटी कंपनी ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। कैसे हमारा जो है देश, किस प्रकार हमारे देश जो है, हमारे देश में इंटरनेशनल मार्केट में हम कंप्लीट होते हैं। हाउ विल आवर कंट्री टू एबल टू कंप्लीट द इंटरनेशनल मार्केट, विदेशी बाजारों के लिए हम कैसे तैयार होंगे, कैसे कंप्लीट अपने आप को करेंगे? सीधा सीधा आंसर है कि अभी मैंने बोला ही है कि जब कहीं पर हम किसी रिसोर्स से हम कन्वर्ट प्रोडक्ट, मतलब हम कोई कंप्लीट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो प्रोडक्ट क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हमें अच्छी एक्सपोर्ट करने में हमें सहायता करते हैं और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी रिटर्न हमको देते हैं। कौन? रॉ मटेरियल नहीं, हमारे जो डायरेक्ट कंप्लीट प्रोडक्ट होते हैं। तो अवर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मस्ट टू पार्ट अ क्वालिटी विथ दोज इन इंटरनेशनल ट्रेड। जाहिर सी बात है, सुनना, हमने सीमेंट को वो किया, एक्सपोर्ट किया, एशिया के मिडिल ईस्ट और साउथर्न में हमने एक्सपोर्ट किया, और अगर हम लाइमस्टोन ही करते तो शायद इतना पैसा ना मिलता, शायद हमें इतना जो है फाइनेंस ना प्राप्त होता जितना डायरेक्ट सीमेंट से हो गया। पल्सेस देते हैं, पल्सेस के अच्छे प्रोडक्ट बना के दें,
मेडिसिन बना के दें, कुछ प्रोडक्ट बना के जब देंगे तो हमें ह्यूज अमाउंट में मनी जो है मिल जाएगी, तो इससे देश की इकोनॉमी सुधरेगी। इसीलिए जो है मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा वो कह रहा है कंप्लीट प्रोडक्ट अगर हम तैयार करें, तो जब हम कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार कर देंगे तो हमारा देश तैयार होगा विदेशी व्यापार के लिए, और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी हम कंप्लीट जो है डिमांड पूरी कर पाएंगे। आपने देखा होगा कॉटन के क्लॉथ एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से। इसके पहले ब्रिटिश में कह दिया था कि भाई कॉटन पे टैक्स टैरिफ इंक्रीज कर दीजिए, तो टैरिफ इंक्रीज करने से कहीं ना कहीं कॉटन की इंडस्ट्रियों को नुकसान हुआ था, कॉटन के क्लॉथ के इंडस्ट्रियों को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि फॉरेन में कोई कपड़ा कॉटन का ले नहीं रहा था, क्योंकि जो जो लोग थे वहाँ के फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट थे कॉटन इंडस्ट्रियों में, कह दिया कि वी आर एबल टू मैन्युफैक्चर कॉटन क्लॉथ इनसाइड द कंट्री, आप बाहर से एक्सपोर्ट मत करिए, ठीक है, बाहर से मतलब इंपोर्ट मत करिए, ब्रिटेन वालों ने कहा। सो गवर्नमेंट इंक्रीज द टैरिफ ऑन द कॉटन क्लॉथ। तो कॉटन क्लॉथ के बाद हमने रॉ मटेरियल शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं बिजनेस पे हमें नुकसान तो हुआ, क्योंकि हम उस समय ज़्यादा कमा रहे थे, लेकिन जब रॉ मटेरियल देने लगे तो नीचे नहीं आए, थोड़ा अटके रहे। तो चारों तरफ से हमें इंटेलिजेंसी होनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपने रिसोर्स से हम एक्सपोर्ट शुरू करेंगे और कंप्लीट प्रोडक्ट तक जाएंगे। कंप्लीट प्रोडक्ट का भी हम बेहतर से बेहतर रूप उन्हें देंगे ताकि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस ले सकें, है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नोन एज अ हैवी इंडस्ट्री? व्हाई इज अ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एक क्वेश्चन और, व्हाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसको हैवी क्यों कहते हैं भैया, बताइए। अब ये भी तुमको बात नहीं आएगी तो फिर बेकार हो गया सब। आयरन और इंडस्ट्री को, आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्री कहते हैं, बल्कि इंडस्ट्री कहते हैं। क्या कारण है इसके पीछे, कोई बताएगा बच्चा लोग? टेल मी। बिकॉज रॉ मटेरियल एज वेल फिनिश गुड आर हैवी, बिल्कुल करेक्ट आंसर पूजा पटेल, यू आर टेलिंग अबाउट that the iron and steel industry become heavy due to raw material and finished good also heavy। लोहा की फैक्ट्री में मसाला थोड़ी डाला जाएगा, लोहा की फैक्ट्री में धनिया थोड़ी ना डाली जाएगी भैया, लोहे की फैक्ट्री में आयरन और ही डल जाएगा, आयरन की इंडस्ट्री में आयरन हो जाएगा, स्टील इंडस्ट्री में बॉक्साइट जाएगा, है ना। सबके अपने अपने रॉ मटेरियल्स हैं और ये बहुत हैवी और बल्कि हैं, भारी हैं। जाहिर सी बात है कि हम भारी इंडस्ट्री के जो रॉ यूज हैं, रॉ मटेरियल है, बिकॉज 16 मिलियंस टन्स पर ईयर। अच्छा, तो वही चीज़ है कि ये सब चीज़ें अपन ने देखी और इसीलिए ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत सिग्निफिकेंट रही। इसके साथ नेक्स्ट हो जाएगा, on what basis is the industrial sector classified into public and private? किस बिहाफ पर इस चीज को हम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मानते हैं? चलिए कौन बताएगा? अच्छा क्वेश्चन है, हमने 2-3 बार एक्सप्लेन भी किया है क्लास में। इन विच वेज्ड, किस आधार पे, किस बेस पर किसी इंडस्ट्री को पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री बोलेंगे? चलिए बोलते हैं, कैसे बोलेंगे, इन विच वेज, बताओ बच्चा लोग। इस आधार पे हम इसको प्राइवेट और पब्लिक इंडस्ट्री बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अच्छा, ओनरशिप में कैसे ओनरशिप मिल जाएगी भाई विशेष पाल, जल्दी बताओ। इंडस्ट्रियल क्लासिफाइड पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज, ओनरशिप के आधार पे देखो, ओनरशिप के आधार पे बिल्कुल पहला आंसर, ये वाला आंसर तो पहले बात बिल्कुल करेक्ट है, योर आंसर करेक्ट। ओनरशिप
के आधार पे ये इंडस्ट्रियां पब्लिक और प्राइवेट होती हैं। बाय द इन्वेस्टमेंट बाय द पीपल, बाय द प्राइवेट कम्युनिटी या ग्रुप और जॉइंट। कैसे भी हम अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई काम कर रहे हैं तो अपना पैसा लगाना पड़ेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। कोई बात नहीं, सही आंसर है। तो इस तरीके से ओनरशिप के आधार पर इंडस्ट्रियों को प्राइवेट एंड पब्लिक इंडस्ट्री के नाम दिए जाते हैं। तो सही हो गया। अगला नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपैरेटिव काउंसिल? एनएमसीसी का ऑब्जेक्ट बताइए। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएमसीसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपैरेटिव काउंसिल। चलो, एनएमसीसी का उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आएगा हैं? क्या है एनएमसीसी का उद्देश्य बताइए। एनएमसीसी का उद्देश्य है इसके मैन्युफैक्चरिंग में क्या लाना, मैन्युफैक्चरिंग में जो है इसमें प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगा, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है इसका उत्पादन में अधिक सहायता देगा, इसके उत्पादन पर नजर रखेगा और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। इट इज द एम ऑफ द एनएमसीसी। ओके, तो ओके गाइज, यू हैव कंप्लीटेड दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, है ना? थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।